दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, न जाने क्या क्या, ट्विटर, सब कुछ एकदम अपडेटेड रहने के लिए आपको लगातार प्रेरित करते हैं। और अब हाल ये है कि आज की जो जनरेशन है वो जो कुछ भी अपनी जिंदगी में पाती है, खोती है, खाती है, घूमने जाती है, यहाँ तक कि तैयार भी अब इंस्टाग्राम पर ही होती है। गेट रेडी विथ मी ट्रेंड्स आप जानते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के कई ट्रेंड्स चलते हैं और वहां पर जो भी अपनी उपलब्धि है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई जमीन से लेकर के अब सितारों तक पहुंच चुके हैं, खुद सितारे बन गए हैं। कई लोगों की जिंदगी ने ऐसा एकदम बदलाव दिखा है सोशल मीडिया को लेकर के कि अब वो स्टार्स हैं और लोगों में अच्छे खासे पॉपुलर हैं। ऐसा टैलेंट भी निकल निकल कर वहां पर आया है, और ऐसा नहीं है, यहाँ से निकल के बड़े पर्दे पर भी टैलेंट्स गए हैं। तो इस तरह की एक प्रतिभा खोज जो है वो इन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए हो जाया करती है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि इन्हीं सोशल मीडिया की जो बढ़ती एक प्रभावशीलता है, या बच्चों के अंदर जो एक इसको लेकर के ऐसा है कि हर चीज, हर टैलेंट को या दुनिया के सामने हम दिखाएं कि हमने ये अचीव कर लिया है, इस चीज से किसी की जान भी जा सकती है। हम कई बार कहते हैं कि पता नहीं ये करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। हमने अपने बड़ों से भी कई बार ये बातें सुनी होती है, और उन्हीं चार लोगों के दबाव में आकर न जाने कितने लोगों के सपने मर जाते हैं, कितने लोगों के सपने, कितने लोगों की ख्वाहिशें दफन कर दी जाती हैं। सिर्फ उन चार लोग, वो चार लोग कौन हैं आज तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन इस कहानी में वो चार लोग आसपास वाले थे, शायद रिश्तेदार, शायद पड़ोसी, शायद साथ घूमने जाने वाले, कुछ आसपास के वो चार लोग जिन्होंने एक लड़की की, एक टैलेंटेड लड़की की जान लेने के लिए पूरा प्रबंध कर दिया। आप कोई बात बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन अगले व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है, ये आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि वो कितना बड़ा उसका एक परिणति इस कहानी के रूप में सामने आई, या एक मर्डर के रूप में सामने आई। दोस्तों, गांव हो, देहात हो, शहर हो, कोई भी हो, बात जरा सी, वो सोशल मीडिया पर अपनी बातें, जो लोग एक्टिव होते हैं उसके ऊपर, वो बताना शुरू करते हैं। दरअसल गुरुग्राम में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, और उसके पिता ने 5 गोलियां अपनी ही बेटी को मार दी, और 5 में से 3 गोलियां उसे लगती हैं। उस लड़की की मौत हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि वो टेनिस खिलाड़ी थी। न केवल उसने प्रदेश में बल्कि देश में, देश से बाहर उसने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। उसमें हिस्सा लेने के बाद उसने बहुत सारे मेडल अपने नाम किए थे, देश का नाम रोशन किया था। जब हमने उस लड़की के बारे में जाना, कुछ पढ़ा उसके बारे में कि सोशल मीडिया पर उसका कोई अकाउंट हो, उसकी पुरानी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटे जाएं, देखा जाए कि आखिरकार उसकी हत्या के पीछे की वजह क्या रही होगी, तो पता चलता है कि उसका सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है, या है भी तो वो प्राइवेट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पर भी वो दिखाई नहीं पड़ती। और ये हाल तब है जब 1 साल पहले उस लड़की ने एक वीडियो एल्बम भी शूट किया, यानी कि उसमें उसने एक्टिंग की थी। एक्टिंग का भी उसको शौक था, और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं रील या फिर सोशल मीडिया भी उसके कत्ल के पीछे की एक वजह मानी जा रही है। मगर आज की कहानी के माध्यम से ये जानने समझने की कोशिश करेंगे हम कि आखिरकार टेनिस खिलाड़ी, जो कि देश के अच्छे खिलाड़ियों में उसकी गिनती होती थी, उसका कत्ल क्यों हो गया, उसके कत्ल के पीछे की कहानी आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा, और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। ये जो कहानी, ये जो सच्ची घटना मैं आपको आज सुनाने जा रही हूं, ये है हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम में एक सेक्टर 57 है, और यहाँ एक जगह है सुशांत लोक सेकंड। दरअसल यहाँ पर 156 मकान नंबर है, और उस मकान की अगर पहली मंजिल की बात करें, यानी कि फर्स्ट फ्लोर की बात करें, तो दीपक यादव, जो उसकी पत्नी है मंजू यादव, उसका बेटा है धीरज यादव, बेटी है राधिका यादव, वो पहली मंजिल पर रहते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पर उनका छोटा भाई है, सगा छोटा भाई, नाम है उसका कुलदीप यादव, और उसकी पत्नी है सीमा यादव। उनकी भी बेटी है अनमोल यादव, और एक बेटा है पीयूष यादव। ये फैमिली है जो नीचे रहती है, और एक फैमिली है जो ऊपर रहती है। अब अचानक 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग कुछ 10 बजे का वक्त, 10 साढ़े 10 का वक्त हो रहा होगा, और इसी बीच में एक के बाद एक लगातार धमाके ही धमाके होने लगते हैं। और जैसे ही धमाके हो रहे थे, तो पहली मंजिल पर ये धमाके सुनाई देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कुलदीप यादव मौके पर मौजूद थे। कुलदीप यादव ने तत्काल प्रभाव से अपने बेटे पीयूष से कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई में कुकर फट गया हो। तुरंत ही बाप और बेटे दोनों दौड़ते हुए सीधे पहुंचते हैं, यानी कि ऊपर वाली मंजिल पर
और जाकर देखते हैं तो उनका जो बड़ा भाई है दीपक यादव वो आराम से बैठा है, बदहवास हालत में है, न कुछ कहने की स्थिति में है। जो भाभी है मंजू यादव वो भी अपनी ऐसी ही बदहवास हालत में है और वो देखता क्या है कि उसकी नज़र ड्राइंग रूम में पड़ती है और वहाँ पर जो उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो वहीं पड़ी हुई है। अचानक ही उनकी नजरें पहुंचती है, वो आवाज भी लगाता है कि क्या हुआ, कैसे, किस तरह के धमाके आ रहे थे, लेकिन रिवॉल्वर को देखते ही अंदाजा लग गया कि यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ न कुछ बड़ी अनीति हो गई है, कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। अभी नजर पहुंच जाती है रसोई में जो उनकी भतीजी है जिसका नाम है राधिका यादव। दरअसल राधिका यादव की लाश वहां पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ। इसके बाद ये सुबह 10:30 बजे के आसपास की घटना थी। अब कुलदीप यादव करे तो क्या करे, समझ ही नहीं पा रहे थे। अपने भैया से कुछ पूछते हैं तो भैया शायद कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं लग रहे थे। भाभी से पूछते हैं तो भाभी भी कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। और इसके बाद तत्काल प्रभाव से जो अपनी भतीजी होती है उसकी नब्ज को टटोला जाता है और नब्ज को टटोलने के बाद यहाँ से उस लड़की को लेकर के जाते हैं और ले जाने के बाद एक हॉस्पिटल है वहां पर उसे जब ले जाते हैं तो सेक्टर 56 में लगता है, इसका नाम है एशिया मेरिंगो हॉस्पिटल, और यहाँ पर ले जाकर इलाज शुरू होता है। उसे देखते ही डॉक्टर कह देते हैं कि नहीं, हम इसे नहीं बचा सकते, शी इज नो मोर, यानी कि आपने लाने में इसको बहुत देर कर दी। डॉक्टरों ने जैसे ही उस लड़की का इलाज करने की शुरुआत की तत्काल ही उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। अब नजदीकी पुलिस स्टेशन के बाद जो सूचना पहुंचती है वो ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिलती है वो एसएचओ विनोद कुमार अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं और आकर पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इनको 3 गोलियां लगी है और 1 गोली इनकी गर्दन में है, 2 गोली इनकी पीठ में है। अब इसके बारे में ये पूछने की पुलिस, क्योंकि पुलिस के लिए अब ये बड़ी बात थी, क्योंकि इस तरह से हत्या होना और जिस संबंधित थाना क्षेत्र में हत्या हुई है उसके लिए तो वाकई बड़ी बात है। अब उन्होंने इस बात की पड़ताल करना शुरू कर दिया। जब पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि राधिका यादव, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास ग्रेजुएट किए हुए थी और टेनिस की खिलाड़ी है, उसने 57 लगभग बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और 57 में से 18 ऐसी प्रतियोगिताएं थी जहां उसने गोल्ड मेडल जीता था। अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि AITA की अगर माने तो उसकी अंडर 18 में उसकी 75वीं रैंक थी और AITA महिला युगल में उसकी 53वीं रैंक थी। महिला एकल में उसकी 35वीं रैंक उसने हासिल की थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की रैंकिंग अगर देखी जाए तो उसकी 113वीं रैंक थी। 4 नवंबर 2024 को उसकी ये युगल में 113वीं रैंक थी, यानी कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छी थी। और अब उसके बारे में जैसे तैसे जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे उसके बारे में नई नई जानकारियां सामने आनी शुरू हो जाती है। पता चलता है कि लगभग 3 महीने पहले टेनिस खेलते खेलते वो चोटिल हो जाती है, चोट कुछ ज़्यादा लग जाती है और चोट ऐसी होती है कि भविष्य में शायद ऐसे जैसे वो पहले खेलती थी वैसा अब उतना अच्छा नहीं खेल पाएगी। और इसीलिए एक दिन उसने अपने पिता से बात की कि पापा, मैं अब अच्छा तो नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी एक अकेडमी हो और यहाँ आसपास के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को मैं खुद ट्रेनिंग दूंगी। और जाहिर सी बात है, सोच के देखिएगा कि हमारे सिखाए हुए बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब खेलेंगे तो हमारा कितना नाम होगा। उसके पिता ने ये बात सुनी, उसने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल भी तुम परेशान मत हो, बताओ अकेडमी में कितना खर्चा हो सकता है। और तभी बेटी ने अपने पिता को बताया कि कुल मिलाकर इतना कुछ पैसा खर्च होगा। अपनी बेटी के इस सपने की, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पिता ने थोड़े बहुत नहीं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और साथ ही साथ अकेडमी उन्होंने पूरी कंप्लीट बना दी। और उसके बाद उस लड़की ने अकेडमी ज्वाइन की और उसमें जो बच्चे आने शुरू होते हैं, आसपास के इलाके के हर कोई अपने बच्चों को टेनिस का खिलाड़ी बनाने के लिए तत्पर हो जाता है, बच्चे आने लगते हैं और उसके बाद फिर यहाँ इस लड़की का नाम होने लगता है। अब इसके बारे में ये भी पता चलता है कि चाहे देश की प्रतियोगिता हो या विदेश की प्रतियोगिता हो, इस लड़की के पिता है राधिका यादव के पिता दीपक यादव। उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी के हर सपने को पूरा किया था, हर ख्वाब को उन्होंने पूरा किया। अब सवाल यही था कि आखिरकार बाप ने गोली मारी है तो क्यों मारी है। जो लड़की का चाचा है कुलदीप यादव, उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुमने क्या देखा। वो कहता है कि साहब, मैं जैसे ही भगकर ऊपर पहुंचा तो पहली बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कुकर फट गया है, क्योंकि रसोई में कोई खाने की बनने की आवाज आ रही थी, क्योंकि कुकर से लगातार सीटी भी आ रही थी। लेकिन एक के बाद एक जब लगातार धमाके ऐसी आवाज आती है, ऊपर जाते हैं और जाकर देखते हैं तो भतीजी रसोई में पड़ी है, क्योंकि वो खाना बना रही थी। और इसी बीच में उनके भैया ने एक के बाद एक 5 गोलियां मार दी। जैसे ही अब पुलिस यहाँ से सूचना प्राप्त करने के बाद सीधा
मौके पर पहुंच जाती है, घर पहुंचती है 156 में। जब वहां पहुंचने के बाद ग्राउंड फ्लोर से होते हुए सीधा पहली मंजिल पर पहुंच जाती है और जाकर वहां देखते हैं कि जैसा दीपक यादव बैठा हुआ था भैया के सामने, कुलदीप के सामने, वो सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास, 1:30 या 2 बजे के आसपास जब पुलिस पहुंचती है तब भी वहीं पर बैठकर उसी पोजीशन में एकदम शांत बैठा हुआ था। अब उसको पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद सीधा थाने लेकर पहुंचती है और थाने ले जाने के बाद यह खबर अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ फैल जाती है, वायरल हो जाती है कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खेलने वाली एक लड़की जो बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करके लाई थी, राधिका यादव, उसी के पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है। अब मीडिया में जो सारे लोग होते हैं वो भी जुट जाते हैं इस खबर को जानने में। आखिरकार जब दीपक यादव को हिरासत में लेकर सीधा थाने पहुंचते हैं, वहां जाकर पहुंचने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बेटी की हत्या क्यों की है, इसके पीछे की वजह क्या है। वो बताता है कि साहब, जहां वो रहता है सेक्टर 57 में थोड़ी सी फासले से एक वजीराबाद एक जगह लगती है और वहां पर हर रोज सुबह वो दूध लेने के लिए जाता है। जब दूध लेने के लिए जाता है तो वहां लोग उस पर छीटाकशी करते हैं, कहते हैं कि अब तो बेटी बहुत मोटे पैसे कमाने लगी है, अब तो तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। बस ये बात कुछ ज्यादा उसे परेशान करती थी। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी से लगातार कह रहा था कि बेटा अब अपनी एकेडमी को बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब बेटी और बाप के बीच इस तरह के कुछ तनावपूर्ण स्थितियां हो जाती है, कहा सुनी रोज लगभग होने लगती है। रोकने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे थे, लेकिन लड़की ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मैंने जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की है, टेनिस खेला इस खेल के लिए, इसलिए मैं तो उसे छोड़ने वाले नहीं हूं, ऐसा पिता बयान दे रहा है। और इसी तरह कुछ रिपोर्ट कुलदीप यादव ने भी दर्ज कराई। आखिरकार पिता से आगे पूछा जाता है कि तुमने उसे क्यों मारा, तो बोले साहब, जब लोग रोज रोज ताने दिया करते थे, मैं अपनी बेटी को रोज रोज समझाया करता था, लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं थी। और 10 जुलाई 2025 को सुबह भी कुछ इसी तरह के झगड़े की शुरुआत होती है। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी, तो साल 2004 में जो उसका लाइसेंस से रिवॉल्वर बना हुआ था, उस लाइसेंस से, उस पिस्टल से उसने लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 5 गोलियों में से 3 गोलियां बेटी को लग गई थी और एक गर्दन में, 2 उसकी पीठ में। अब वो खून से लथपथ हो जाती है। चाचा आते हैं, उठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और अब इसके लिए फिर मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है और इसके बारे में पता किया जाता है। दीपक यादव, वो दरअसल बिल्डर है और उसके कई अपने वो ऐसे फ्लैट्स वगैरह बनाता है और उसे किराए पर देता है, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी खासी इनकम थी, लाखों रुपए वो महीने के कमाता है। और शायद यही सोचकर अपनी बेटी को मना कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ मत करो। पुराने गुरुग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक दीपक एक्सेसरीज कार के जो पार्ट्स मिलते हैं उसकी अपनी शॉप भी है। यानी कि कमाई के एक जो बढ़िया धंधे थे वो इसका बेटा धीरज है, वो भी यही काम करता है, पिता करता है सेम काम। इसलिए ये बेटी को इस बात को लेकर के तैयार नहीं थी कि इतना गुस्सा आता है, वो उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जब हमने कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला कि जो माँ है मंजू यादव, उसने बयान दिया था ये कि वो मौके पर नहीं थी और बेटा भी मौके पर नहीं था। लेकिन जब चाचा बयान देता है तो कहता है कि माँ भी मौके पर थी। यानी कि माँ का बयान और चाचा के बयान में एकदम फर्क है। यानी कि माँ भी कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने जानने की कोशिश की तो पुलिस को भी उसने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। ऐसी कोच की जो इस लड़की को साल 2021 में कोचिंग दी थी, उससे पहले भी उसने कोचिंग दी थी, तो उसकी कुछ चैट है जो बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। राधिका यादव ने अपने ही कोच से कहा था कि मैं अब इस घर से दूर जाना चाहती हूँ, मुझे चाइना जाना है, लेकिन चाइना अगर मैं चली गई तो वहां पर खाने पीने की बड़ी अजीब सी चीजें मिलती है, इसलिए मुझे चाइना पसंद है, लेकिन चाइना मुझे खाने के मामले में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं दुबई चली जाऊँ, दुबई शायद ठीक रहेगा। इस तरह की चैट है और चैट जब वायरल होती है, अब वो वायरल चैट वाकई राधिका की है या नहीं ये तो पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी या स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा जरूर किया जा रहा है कि कोच से 2-2, 3-3 दिन पुरानी चैट थी जो वायरल हो जाती है। यानी कि लड़की पर कुछ बंदिशें ज्यादा लग रही थी और लड़की इन बंदिशों से पूरी तरह से आजाद होना चाहती थी, यहाँ से वो निकल जाना चाहती थी। सोशल मीडिया पर जब जानने की कोशिश और की कि इस लड़की के कोई अकाउंट से फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ऐसा लगा जैसे कि ये सही, लेकिन उनको वक्त से पहले ही डिलीट, ये थे तो सही लेकिन वक्त से पहले उनको डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया गया ताकि इसके बारे में कुछ जानकारी न मिल सके। क्योंकि अब हत्या होती है 10:15 बजे, आसपास गोलियां चलती है और पुलिस के पास सूचना आती है 1:30 बजे के आसपास। इन 3 घंटों में आखिर हुआ क्या था?
क्या घर से ही उस लड़की को देर से ले गए थे या कुछ और वजह थी, या फिर घर वालों ने डॉक्टर को ये समझा दिया था कि आप पुलिस को फोन मत करना, पुलिस के सवालों के से भविष्य में गिर ना जाएं हम। हो सकता है कि देर से ही हॉस्पिटल ने इस तरह का फोन किया हो कि हाँ ये एक लड़की है जिसको गोली लगी हुई है, एक लड़की आई तो है। हो सकता है कि कुछ इसमें 2-3 घंटे में आखिरकार हुआ क्या डॉक्टरों की लापरवाही से सूचना देर से पहुंची, या परिवार के लोगों ने ही थोड़ा इलाज कराने की वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया। साथ ही साथ 1 साल पहले एक वीडियो एल्बम बनाया था और उस वीडियो एल्बम में इस लड़की ने एक्ट किया था और इनामुल हक के साथ जो एक्टर होता है उसमें उसके साथ फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। और ये बताया जाता है कि इनामुल हक के साथ जो भी एक वीडियो है, दरअसल उसके पिता उस वीडियो को हटवाना चाहते थे और इसी बात से बाप और बेटी में नाराजगी काफी रहती थी। लेकिन 1 साल से भी ज्यादा हो गया था, वीडियो हट नहीं रहा था, शायद इसलिए भी पिता को गुस्सा हो, रील की वजह से भी। लेकिन जब इसके बारे में मीडिया ने ही बातचीत करने की कोशिश की तो इनामुल हक से तो उससे बात नहीं हो पाती है और इसका मैनेजर कल्पना होती है, कल्पना ने बातचीत की जाती है तो उसने कहा कि इनामुल हक का इस राधिका यादव केस से कोई भी दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, बल्कि डायरेक्टर ने 2 अलग अलग लोगों को चुना था और उनसे एक्टिंग करवाई थी, अपने एक्टिंग की और चले गए। और साथ ही साथ उसका वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। उसी को वो तोड़ मरोड़ के कुछ मीडिया कर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक नया एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। इनामुल हक ने और उसके मैनेजर ने इस पूरे घटनाक्रम से दूर दूर तक संबंध न होने की बात कही। हालांकि पुलिस भी ऐसी ही कोई बात करती है। लेकिन अब अगर हम बात करें पिता की, उस एकेडमी को बंद कराने की लगातार कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसको ताने दिए जाते हैं, यदि ये बात सच है तो पिता ने 2.5 करोड़ रुपए क्यों दिए थे और अपनी बेटी को, वो भी पिता अब ये जानता था कि बेटी अगर अच्छा खेलेगी तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो विज्ञापन आते हैं जब खिलाड़ियों के, तो उससे करोड़ों रुपए की इनकम होगी। क्या बेटी तो फिर भी पैसे कमाती है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल जरूर नजर आता है। अभी हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या वाकई पिता अपनी बेटी की कमाई की बात को लेकर पब्लिक उसे ताने मारती थी, उन्हीं तानों से परेशान था, या फिर कुछ और एंगल है जिसको छुपाया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया से अकाउंट को शायद डिलीट कर दिया गया हो और यही वजह है, या कुछ और है। पुलिस अपनी इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस 11 जुलाई 2025 को मीडिया में आकर अपनी बातचीत रखी थी, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस इस पर पूरी तरह से इत्मीनान है। उसको ऐसा लग रहा है कि पिता ने बयान दे दिए हैं, वही सही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हालांकि जब मीडिया ने कुछ ज्यादा ही दबाव लगाना शुरू कर दिया, तब पुलिस कहती है कि हम हर एंगल पर जांच करेंगे। क्या वाकई हर एंगल पर जांच होने के बाद टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्योंकि जब उसकी कोई पैरवी ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कोर्ट कितना लचीला होता है, कानून कितना लचीला होता है, उस बेटी को शायद इंसाफ नहीं मिल पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है ऐसे न जाने कितने सैकड़ों लाखों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब घर परिवार के मसले होते हैं तो कोई पैरवी नहीं करता, और जब जो केसों की पैरवी नहीं होती तो वो केस डंप हो जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। लेकिन राधिका का केस इस तरह से नहीं होना चाहिए, उसे पूरा न्याय मिलना चाहिए। बाकायदा उन 4 लोगों को भी कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए जो ताने दे देकर किसी का जीना मुहाल कर देते हैं, और फिर वो ताने, वो बार बार मानसिक परेशानी जो है वो ऐसी हत्या में तब्दील हो जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।